हेलो फ्रेंड्स। हाउ मच शुगर इज़ नॉर्मल, कितनी शुगर नॉर्मल होती है एक शरीर में। काफ़ी स्टडीज़ आई हैं जो बताती हैं भी कितनी शुगर नॉर्मल होनी चाहिए। आज की डेट में कोई 100 फास्टिंग बताता है, 150 आरबीएस रैंडम बताता है। तो हर एक की अपने अपने व्यूज़ हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन कुछ नॉर्म्स बनी हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं भी ये नॉर्म्स बनाता कौन है और देता कौन है। जो फिजिशियंस, वो एक गवर्निंग बॉडी बनी हुई है जो हमको ये नॉर्म्स वगैरह देती है। हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन से नॉर्म्स लेती है, या उनके दिए हुए गाइडलाइंस या उनके जो रिपोर्टिंग्स होती है या उनकी जो डिटेल या रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर ही हमारी कंट्री में आगे गाइडलाइंस बनती हैं, और उसी हिसाब से हम फाइनल करते हैं भी क्या नॉर्मल ग्लूकोज लेवल या हमारा ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। इससे पहले भी काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी रिसर्च हुई हैं, जैसे 1985 की एक रिसर्च हुई थी जिसमें जर्नल ऑफ क्रोनिक डिजीज ने रिसर्च की थी, और उन्होंने कहा था भी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो 231 या 231 से नीचे होना चाहिए। इससे अगर ऊपर अगर ब्लड शुगर लेवल आता है तो दैट इज़ एबनॉर्मल, मतलब वो ज़्यादा है। उसी तरह किरबती 1993 में एक जर्नल ऑफ डायबिटीज़ में रिपोर्ट आई थी या डिटेल आई थी, उन्होंने 228 वेंजीलिया 1994 मेडिकल जर्नल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जो रिसर्च हुई थी पब्लिकेशन में हुई थी 268 mg/dl ये जो दिया था उन्होंने नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, इससे नीचे या नॉर्मल, इसके ऊपर होगा तो डायबिटिक, इससे नीचे नॉर्मल। पीमा इंडियन जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 298, इजिप्टियन ने 1999 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पब्लिकेशन दी थी 252 की, और नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे 1999 में आया था 292 ये ब्लड शुगर लेवल दिया गया था इसमें भी। तो काफ़ी स्टडीज़ में यही पाया गया, अभी हर स्टडी में भी एवरेज हर एक ने 200-220 के करीब का एक एवरेज ऑन दिया। तो अगर हम इन सब की एवरेज कैलकुलेशन करें तो हम कह सकते हैं 220 जो है 220 वो नॉर्मल लेवल है शुगर का। ठीक है। उसके बाद एक रिसर्च आई अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की 1979 में, ये उससे पहले की रिसर्च बता रहा हूँ, 85 में आई थी, उससे पहले उसमें रैंडम ब्लड शुगर नॉर्मल 200 को नॉर्मल ब्लड शुगर बताया गया था। उसके बाद 1997 में जो रिसर्च आई उसमें बताया गया भी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर एबनॉर्मल और 126 से नीचे नॉर्मल, उसके हिसाब से 175 या 180 को हम नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर बोलेंगे। WHO ने भी 1999 में शुगर फास्टिंग शुगर लेस देन 126 को नॉर्मल कहा गया। फिर उसके बाद अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की 2003 में एक फास्टिंग की रिपोर्ट आई भी लेस देन 100, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे। उसके बाद 2010 की जो इसमें इनकी जो रिसर्च पेपर्स आए उसमें पोस्ट पेरेंटल जो हम उसको रोटी खाने के बाद बोलते हैं उसको लेस देन 140, और HbA1c लेस देन 5.6, इसको उन्होंने 5.6 करके एक लेवल और डाउन कर दिया। अगर हम उसमें अगर लेवल में 5.6 को लेवल अगर लगा के हम नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल के अगर चार्ट के हिसाब से आप देखें, जो चार्ट आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो 5.6 का मतलब है 120 नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर हो गई। और इस लेवल में इन्होंने एक नई स्टार्ट कर दी डिटेल भी, जैसे पहले सिर्फ दो होते थे, एक डायबिटिक 1 और डायबिटिक्स 2। डायबिटिक 1 वो पेशेंट होते थे जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, और डायबिटिक्स 2 के वो पेशेंट होते थे जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन्होंने इसके बाद ये प्री डायबिटिक का एक नया सेटअप स्टार्ट कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेवल में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें वो अट्रैक्ट कर सकें या इसके बीच में लेके आ सकें। HbA1c आने से एक फ़ायदा हो गया भी, जिन लोगों को रैंडम रेगुलर अपनी शुगर चेक करानी पड़ती थी, उनको ये नहीं पता लगता था सुबह क्या आ रही है और रात को क्या आ रही है, तो HbA1c से उनको ये कंफर्म होने लग गया भी उनकी नॉर्मल कितनी ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए और कितनी शुगर उनकी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो आ गई, जिसके कारण लोगों को
काफ़ी बेनिफिट होना लग गया। 3 मंथ्स का ये कैलकुलेशन आ जाती थी HbA1c में। और जो लोग ने कभी अपनी शुगर नहीं चेक कराई थी या जिनको एक बारी कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी भी कितनी शुगर होनी चाहिए, उनके लिए ये बेनिफिट हो गया। अब उसके बाद जो इन्होंने अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने जो नॉर्म दी थी 5.6 की, भी मैक्सिमम जो 5.6 लेवल होना चाहिए, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने ये जो डिटेल दी थी भी इससे 5.6 से अगर ज़्यादा होगी तो पेशेंट को हम डायबिटिक करार देते हैं या डायबिटिक कहते हैं। तो वो उसके कारण जो रेंज शुगर की हो गई वो हाई लेवल पे हो गई आपकी 5.6 के हिसाब से हो गया 120 130, और लोअर लेवल पे आ गई अगर फास्टिंग पे जाएं तो 80 या 70 आप मैक्सिमम लगा लो। 70 लोअर लेवल पे आ गई, अगर 70 से नीचे जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया, और 130 से ऊपर जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर बढ़ गई। तो इसके ऊपर डॉक्टर्स का भी एक काम बढ़ गया भी, उनको मेडिसिन के लेवल पे रखना है भी, इस लेवल पे रखना है जो ज़्यादा कम ना हो जाए, और उस लेवल पे भी रखना है ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो दोनों लेवल्स को मेंटेन करना डॉक्टर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और जो मेडिसिन दी जाती थी, जे आगे जो गैप पहले जो हम आपको बता रहे हैं वो एक तरफ 200 था हायर एंड पे और लोअर लेवल पे था 80। तो ल, जो दोनों तरफ का अगर डिफरेंस था वो 120 था, लेकिन इसको अब इन्होंने कम करके 130 से लेके 80 के बीच में कर दिया और 50 पे आ गया डिफरेंस। अब 50 पे डिफरेंस आने के और कारण जो मेडिसिन की डोज हम डॉक्टर्स को ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि उसको शुगर लेवल को हम मेंटेन कर सकें, और जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। और ये लेवल कम इस करके किया गया था, हाइपरग्लाइसीमिया के लेवल को इसलिए कम कर दिया गया था क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे थे। इसके साथ डायबिटीज़ के साथ साथ बीपी के, हाइपरटेंशन के पेशेंट भी बहुत बढ़ रहे थे। तो इन्होंने अपने स्टडी पेपर्स में ये एफर्ट्स की भी, हम कोशिश करें भी जितने हो सकते हैं पेशेंट्स को हम डायबिटीज़ होने के साथ साथ हाइपरटेंशन से बचाएं, और उसका रेंज को कम कर दिया। और डॉक्टर्स में भी एक होड़ पड़ गई, या डॉक्टर्स में भी एक लग गया भी, उनको भी हर पेशेंट को अपना जो लेवल है वो शुगर का उसको 130 से नीचे और 80 के बीच में रखने का एक होड़ पड़ गया, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने स्टार्ट हो गए, साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के बढ़ने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जो हमने मेडिसिन दी जैसे गिल्मीप्राइड हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, पायोग्लूटाजोन हो गया, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बढ़ गए। जो नॉर्मल आ गए पेशेंट्स की, नॉर्मल भी जिनको हम प्री डायबिटिक नहीं बोलते या डायबिटिक भी नहीं बोलते, उन पेशेंट्स की जिनकी 170 180 नॉर्मल में रहनी पड़ लग गई थी, उनको भी मेडिसिन लेनी पड़ गई, जिसके कारण मेटफॉर्मिन वगैरह और मेडिसिन देनी पड़ गई, और जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस और बढ़नी शुरू हो गई और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बढ़ने शुरू हो गए। अब हम आपको बताते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से आपको बताता हूँ। भी 1999 में एक मेडिसिन आई थी रूफीकॉक्सिब के नाम पे, जो कि एक पेन किलर थी, जो अर्थराइटिस के पेशेंट, जॉइंट पेन्स के लिए दी जाती थी। ये 1999 में आई थी और इसको तकरीबन 4 साल चलाया, और काफ़ी डॉक्टर ने, ऑर्थो के डॉक्टर ने काफ़ी इसको लिखा। लेकिन 4 साल के बाद इसको एकदम ही बैन कर दिया गया और उसको बंद कर दिया गया, इमीडिएटली मार्केट से निकाल दिया गया। उसका रीज़न ये बताया गया भी, जिन लोगों ने इसको ली है मेडिसिन को, या तो उनको हार्ट अटैक आ गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया, उससे उनकी डेथ हो गई, या उनको हाइपरटेंशन की मेडिसिन चलनी स्टार्ट हो गई। तो जो मर्क कंपनी है उसने 4 साल के बाद, विगोर के नाम पे इनकी मेडिसिन आती थी अमेरिका में, तो इन्होंने इस करके उसको बंद कर दिया। इन्होंने रीज़न दिया कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी के कारण, और कोई भी इन्होंने उसके बाद रिज़ल्ट का जो डिटेल थी उसको पब्लिश नहीं किया, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे। यही केस हमारी हेल्थ के साथ हो रहा है, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह ले रहे हैं, गिमीपाइड ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं। अगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर हम आए, तो अगर आप इन मेडिसिन को लेते हो तो इससे आपको पेट में ब्लोटिंग होगी, गैस बनना, नोज़िया, डायरिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और पेट का अपसेट होना। ये कुछ बीमारियां हैं जो आपको होती हैं अगर आप इसको
मेटफॉर्मिन को या डायबिटीज़ की मेडिसिन को लें। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, उस पे आप लिखें कैन मेटफॉर्मिन या डायबिटिक मेडिसिन कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम, तो उन्होंने लिखा है भी मैनी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। वो कहते हैं भी अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं शुगर के लिए तो उससे हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। और ये भी बिलीव किया गया है भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो उसके ट्रीटमेंट हम जो डायबिटीज़ के पेशेंट तो देते हैं उसमें से 20 से 25% पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन लेने के साथ किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, उनमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनमें भी मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा एक बॉइलिंग फ्रॉग की, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। ये कईयों ने कहानी सुनी भी होगी। इसमें है भी अगर किसी आप फ्रॉग को गर्म पानी में डाल दो तो वो छाल मार के पानी से बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे एक फ्रॉग को पानी में डाल दें और धीरे से नीचे से हल्की हल्की आंच उसकी तेज कर दें पानी की, तो फ्रॉग को पता भी नहीं चलेगा और उसी पानी में वो मर जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा उस पानी से। सेम ही पोजीशन आज की डेट में हम लोगों की हो गई है। हमको पता है भी ये जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह ले रहे हैं, ये जो चीज़ें हम ले रहे हैं, दवाइयाँ जो ले रहे हैं, ये हमको कॉम्प्लिकेशंस दे रही हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, अपना खाना नहीं बदलते, अपनी चाय नहीं पीते, फास्ट फूड नहीं चेंज किया जाता, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया जाता। सिर्फ हमको ये होता भी अगर मेडिसिन खा के अगर हम इसको चलाई जा रहे हैं अपनी लाइफ को, और किसी तरीके से भी हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते और हम अपने आप को बीमारी की तरफ और आगे धकेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम। अब हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था भी नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो जैसे हमने आपको रिसर्च पेपर दिखाई या दिखाई चीज़ें बताई भी, WHO ने कौन सी जगह में 1999 में 126 का दिया था, उसके बाद आंकड़े आए चेंज हुए। तो लेकिन जो प्रॉब्लम अब ये आ रही थी भी जो रेंज थी शुगर की वो काफ़ी कम कर दी गई, ऊपर की तरफ 130 और नीचे की तरफ 80, जो पहले रेंज 100 की थी। तो उसको कैसे कवर आउट किया जाए और उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो उसके बाद एक रिसर्च आई 2018 में, 2018 में जो लास्ट थी उसमें उन्होंने जो HbA1c का लेवल था वो जो पहले दिया गया लेवल था उससे उन्होंने बढ़ा के 7% से 8% तक कर दिया। अगर हम 7 से 8 के बीच में करें, ये करने वाला था अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जिसकी रिकमेंडेशन एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश की गई थी। और अगर आपको उसका लिंक भी चाहिए, डिटेल भी चाहिए, वो भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये आ गया भी आपकी जो शुगर है वो 7 से लेके 8 के बीच में हो गई HbA1c। और अगर हम रैंडम में इसको देखें तो 200 शुगर को हम नॉर्मल मानेंगे। अगर 8 से नीचे को हम करते हैं, 8 के लेवल पे 200 आता है। अगर आप HbA1c का चार्ट देखें, अगर हम RBS से उसको मेल करते हैं, चार्ट आपके सामने साथ में लगा दिया, वो भी आप देख सकते हैं भी अगर 7 से 8 के बीच में है तो 200 हमारी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होगा, तो जो कि नॉर्मल है। और उसको करने का ये रीज़न था भी ज़्यादा लोग मेडिसिन्स लेने के कारण हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे, कुछ देवर डाइंग। ठीक है, तो इसके कारण और साथ में जो मेडिसिन्स हम दे रहे थे मेटफॉर्मिन वगैरह, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे जो मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन या मेडिसिन ना लेने की कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा थे। तो इन्होंने इसको लेवल को बढ़ा के, जो इन्होंने 120 या 130 दिया था उसको बढ़ा के इन्होंने 200 कर दिया। तो इसको इन्होंने देने के बाद 2018 में, लेकिन फिर भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पुरानी नॉर्म्स को ही लेके चल रहे हैं और 130 या 140 को लेवल को ही रैंडम ब्लड शुगर को नॉर्मल मानते हैं। उसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि अगर इस लेवल को अगर वो आज की डेट में मान लें तो फार्मा कंपनीज़ के पास जो बिज़नेस आ रहा है मेडिसिन्स का,
जो वो मेडिसिन सेल आउट कर रहे हैं, डेफिशिएंसी की मेडिसिन, एंटी ब्लोटिंग मेडिसिन, जो एंटी गैस की मेडिसिन होगी, और जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन, डायबिटीज़ को या शुगर की गोलियां जो वो देते हैं उसकी अगर मेडिसिन की हम बात करें, अगर वो सारी अगर वो लगाएं तो उनका बिजनेस है वो 50% रह जाएगा। तो उन्होंने पुरानी नॉर्म्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स आज की डेट में भी। अगर आपको किसी को इसका आर्टिकल का डिटेल चाहिए हो तो उसकी एक लिंक तो मैं आपको साथ में हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साथ में दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनली ईमेल से भी मेरे से ले सकते हैं, और इसकी पिक भी मैं आपको लगा दूंगा भी कौन सी साइट से ये हमने डाटा लिया है। वैसे हमने जो लिया है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की साइट से हमने ये डाटा लिया है। तो अब हम अगर लेवल लगा के चलें तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो 200 से नीचे होनी चाहिए, 80 से ऊपर और 200 के नीचे। अगर हम इस लेवल को मेंटेन करते हैं तो हमको जो मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम होंगे, और इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का ज़्यादा कम हो जाना जिसके कारण लोग फेंट हो रहे हैं या डेथ हो रही है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी कम हो जाएंगी। और अगर आपको ये हमारी बातें, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप औरों को भी शेयर कीजिए। और जो लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह या और मेडिसिन्स ले रहे हैं और मेडिसिन्स के कॉम्प्लिकेशन में ही फंसे हुए हैं, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके आगे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और अपने मेडिसिन के बगैर लाइफ को जीना सीखिए, क्योंकि मेडिसिन आपका परमानेंट हल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन ही लेके आएगा आपकी बॉडी में। अगर आप चाहते हैं भी, आप डायबिटीज़ को बगैर मेडिसिन के जीतना चाहते हैं, तो आप हमारे SSS फॉर्मूले और लाइफस्टाइल चेंजेस को करके मिला के आप बेकार मेडिसिन के भी अपनी ब्लड प्रेशर को, अपनी ओबेसिटी को, अपने PCOD को, अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या हमारे साथ एक मीटिंग लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप एनरोल भी कर सकते हैं, और या हमको मेल भी कर सकते हैं। तो हम आपको टाइम देंगे और आपसे मिलेंगे, या आपको हम ऑनलाइन डिस्कशन करके आपकी प्रॉब्लम सुन के उसका हल भी करके देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।